लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे और पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को है। मतगणना 23 नवंबर को है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है। 68 पर बीजेपी है, 10 पर एसजेएसयू आजसू और 2 पर जेडीयू और 1 पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। उधर इंडिया गठबंधन में 70 सीटों पर जेएमएम, 41 पर और कांग्रेस और 41 पर जेएमएम और उसके साथ साथ कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं, लेफ्ट को 4 सीट और अन्य को 1 सीट दी जा सकती है। हालांकि आरजेडी 6 सीटों के बदले 12 सीटें चाहती हैं। इधर विश्रामपुर की 1 सीट पर संघर्ष दिखाई दे रहा है। आरजेडी को इस सीट पर देने के बाद कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां पेच पूरी तरह से फंस गया है। चंपई सोरेन अब बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। आदिवासी वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। हेमंत विश्वा शर्मा घूम घूम कर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक बदलाव की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन अपने सरकार के कामकाज की भी बात कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि झारखंड के रण में जनता का मन क्या है। इस बीच कुछ बयान भी आए हैं, सुनते हैं। सीटें जीतनी है और इसीलिए मैंने आज से जो है यहीं देवघर कैंप कर दिया है। और संथाल पटना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो हमारे प्रभारी हैं वो देवघर में ही कैंप करें और मुझे लगता है कि 13 या 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी देवघर आएंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से दूसरे पार्टियों में भगदड़ है, आगे आने वाले 10-15 दिनों में आपको बहुत सी ज्वाइनिंग दिखाई देगी, बहुत से भगदड़ दिखाई देंगे और अंत होते होते तक 20 नवंबर तक आपको लगेगा कि ये चुनाव एक तरफा जो है वो पैसे का खेल कर रहे हैं, निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। किस बिहार पर आप बता रहे हैं सर, कैसा हो रहा है? मैंने लोकसभा चुनाव देखा था और मैं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और जो नेता थे उनको मैंने कहा, उनमें कई एक ऐसे लोग थे जो कि पैसे के आधार पर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे थे। मैंने उन कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या आपको हेमंत सोरेन के गठबंधन ने टिकट दे दिया? मैंने उन जनप्रतिनिधियों से पूछा कि क्या आपके खिलाफ हेमंत सोरेन ने कमजोर उम्मीदवार दे दिया? और यदि नहीं दिया तो ये आपके मुंह पर तमाचा है और भविष्य के लिए सीख है कि भारतीय जनता पार्टी मां है। पार्टी के प्रति गद्दारी आपको गद्दार बनाती है और आपको न घर का रहने देती है, न घाट का रहने देती है। जिस ढंग से लोगों की नाराजगी वर्तमान सरकार से है, मैं मानता हूं कि यही नहीं, झारखंड के सभी ऐसे क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेंगे और झारखंड में हम सरकार बनाएंगे। अब इन लोगों का गठबंधन का तो क्या कहेंगे। एक जिन्होंने कहा कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये कौन सा, मैंने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो विरोधी रहा है, झारखंड राज्य के सपने को 70 साल तक पूरा होने नहीं दिया, वैसे कांग्रेस के साथ आज सरकार बना करके आप सोचते हैं कि झारखंड का भविष्य बेहतर होगा। झारखंड को लूट का अड्डा बनाने का काम वर्तमान सरकार। ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। अब इन्हीं चुनाव को लेकर हमने सर्वे किया, जनता के बीच गए, वहां जाकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। सर्वे का जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन से गठबंधन का सीट बंटवारा ज्यादा जिताऊ है। बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस आजसू 65% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी।
इंडिया गठबंधन 31% लोगों ने कहा। 4% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, चंपई सोरेन क्या जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? 51% लोगों ने कहा कि बिल्कुल लगा पाएंगे। 44% लोगों ने कहा नहीं लगा पाएंगे और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी, धीरज दुबे, प्रवक्ता जेएमएम, स्वामीनाथ जायसवाल, नेता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सूर्य प्रकाश मैथिल साहब से। मैथिल साहब, एक बार से फिर से झारखंड की राजनीतिक बिसात बिछ गई है। हर राजनीतिक पार्टी के नेता, प्रवक्ता, स्टार प्रचारक काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है कि इस बार वो कुछ खेल पर कर पाएगी और थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है वो चंपई सोरेन के जरिए पूरी करने की कोशिश की जाएगी? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम मनु जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है वो 2/3 बहुमत के साथ झारखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है। इसके 3-4 मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड के अंदर जिस प्रकार की लूट और भ्रष्टाचार हुआ, उससे जो सत्तारूढ़ दल था उसके खुद के सर्वोच्च नेताओं में से एक चंपई सोरेन जी ने जब देखा कि स्थिति इतनी खराब हो गई, उनका भी अपमान हुआ, आदिवासियों का अपमान हुआ और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला रहा, वो वहां पर परेशान हो गए, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। दूसरी चीज, आप देखिए कि इस चुनाव में झारखंड में कांग्रेस छोटा भाई बन के चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की इतनी भी स्थिति सही नहीं है कि उसको सबसे ज्यादा सीटें मिले। वहां पर भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों के साथ चुनाव लड़ रही है और हम अपना 100% का स्ट्राइक रेट रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, झारखंड की जनता बहुत त्रस्त है कन्वर्जन से, धर्मांतरण से। झारखंड की जनता बहुत त्रस्त है डेमोग्राफिकल चेंज से। जामताड़ा एक क्षेत्र है झारखंड का, उसके अंदर जहां आबादी मुस्लिम बाहुल्य हो गई और डेमोग्राफिकल चेंज हो गया, वहां पर 100 से ज्यादा स्कूलों की जो छुट्टी है वो रविवार से हटा के शुक्रवार की कर दी गई। वहां पर जो स्कूलों के नाम है वो उर्दू में लिखने लग गए। तो इस प्रकार से जो स्थितियां बन रही हैं झारखंड में, आदिवासी हमारे भाई बहन समझ रहे हैं कि यदि अब नहीं चेतेंगे तो झारखंड का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। स्वामीनाथ जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस है। स्वामीनाथ जायसवाल, क्या वाकई ऐसा है जिस बात का जिक्र सूर्य प्रकाश मैथिल कर रहे हैं? देखिए मनोज मन्नू भाई, सूर्य प्रकाश मथुर भाई को देखिए, वो मुंगेरी लाल की हसीन सपना देखने का पूरा छूट है, देख सकते हैं। एक तो लुटेरा हेमंत बिश्व शर्मा, जिसको हम लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया, जिसको भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप था उस पर, उसके पत्नी पर, इन्होंने गले का हार बनाकर उसको आसाम का मुख्यमंत्री बनाया। वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मनोज जी काउंटर दीजिएगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आसाम को संभाल लो, आसाम के व्यवस्था को देखो, नागालैंड को देखो, मणिपुर को देखो, आप आ जाते हो झारखंड में। झारखंड में जो बोल रहे हैं आदिवासी विरोधी, आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री है, वो आदिवासी विरोधी कैसे हो सकते हैं? वो नींव रखा गया आदिवासियों को, उनके आंदोलन पे, आदिवासी आंदोलन पर ही झारखंड बना। उनके पिताजी आंदोलन किए हेमंत सोरेन के, और आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? उसी लोगों ने कहा था हमारी लाश से बनेगा झारखंड। आज उन्हीं के संग आप लोगों ने हाथ मिलाया। भारतीय जनता आपने हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया झारखंड के विरोधियों के साथ? आरजेडी ने कहा था ना कि हमारी लाश से बनेगा झारखंड। झारखंड के विरोधियों के साथ आप आज हाथ मिला रहे हैं। आप जाके विरोधियों के लेते हो तो झारखंड की जनता आपको मनोज भाई पीडीपी से जाके मिला लेते हैं, आतंकवादियों से मिला लेते हैं हाथ, पहुंच जाते हैं। धर्म नहीं है, अमित जाते हैं, अमित शाह का हिंदी से हटाकर उर्दू में लिखने लग गए। आप झारखंड को बना दिया है। झारखंड का
चलिए धीरज दुबे, आपने किया। धीरज दुबे प्रवक्ता जेएमएम भी मेरे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी पूछ लिया जाए। धीरज जी, कांग्रेस के साथ तो आप आ गए हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल कह रहे हैं कि साहब देखिए कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी हो गई है जेएमएम की, उसे अपना अस्तित्व ही समझ में नहीं आ रहा क्या किया। इसके साथ साथ वो तमाम मुद्दे, खासकर आदिवासियों के मुद्दे जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आपने आदिवासियों के नाम पर लूट की है, क्या कहना है आपका? सबको जोहार। जय जवाहर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तथाकथित खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। उसके बाद भी उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि झारखंड में उनको छोटे छोटे दल आंख दिखा रहे हैं। इसीलिए पिछली बार जिस अहंकार में डूबे हुए रघुवर दास जी अकेले चुनाव लड़ने का दम भरे, चुनाव भी लड़े और अपनी सीट तक हार गए मुख्यमंत्री रहते हुए। 25 सीट पे भाजपा सिमट गई। इस बार उनको जदयू को भी साथ लाना पड़ा, जिनका यहाँ पे एक भी सीट नहीं है। लोजपा की पार्टी को एक सीट देना पड़ा। आजसू, जिसको पिछली बार इन्होंने अहंकार के कारण जो है दरकिनार कर दिया था, इस बार उनको 10 सीट देना पड़ा। और यहाँ तक कि उनको अभी भी सर आंखों पे बैठाए हुए हैं। तो कौन मजबूरी में है, कौन कमजोर है और कौन बुरी स्थिति में है, इसको झारखंड की जनता देख रही है। यहाँ तक कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा शासन किया है सर इन्होंने झारखंड में। 15-18 साल इनकी सरकार रही है और डेमोग्राफी चेंज कोई एक दिन का प्रक्रिया नहीं होता है। पहले तो ये झूठ और अफवाह फैलाने में माहिर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसकी जिम्मेदारी भी झारखंड भाजपा की है। और अगर ये पिछले 10 सालों में हुआ है तो केंद्र में इनके आका बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि पूरा सीमा जो है सो इनके अंतर्गत आता है। बीएसएफ सीआरपीएफ जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर सीमा हैदर जैसे लोग पाकिस्तान से आ जा रहे हैं, कोई नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर जा रहा है, कोई बांग्लादेश के ये देखिए भारत में आ जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आपका कहना ठीक है धीरज भाई, लेकिन ये आज की स्थिति नहीं है। जो नेपाल से जो होता हुआ रेड कॉरिडोर है वो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, अभी होता क्या था कि जब भी नक्सलियों पर कार्रवाई होती थी तो अगर छत्तीसगढ़ कार्रवाई कर रहा है तो वो झारखंड और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाते थे। अगर महाराष्ट्र में कार्रवाई हो रही है तो वो दूसरे प्रदेश में चले जाते थे। लेकिन एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम बनाया गया है कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो किसी दूसरे राज्य में भाग जाएं। और अभी हाल में देखा है कि आपने बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। हालांकि उसके जवाब में तमाम सैनिकों के ऊपर भी हमला किया जाए। सर्वे के 2 सवाल और बचे हैं, वो ले लेते फिर मैं आपके पास आता हूं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि झारखंड चुनाव में जयराम महतो फैक्टर एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है। 57% लोगों ने कहा, 38% लोगों ने कहा ना, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ डेमोग्राफिक बदलाव क्या चुनावी मुद्दा है? 59% लोगों ने कहा हाँ, 35% लोगों ने कहा ना, और 6% कुछ भी कहना नहीं चाहते। मैथिल साहब, हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम बाबर क्यों होता है? अगर असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाबर की औलादे के पिछवाड़े पे लात मारो, तो क्या इस तरह की भाषा चुनावी सभाओं में होनी चाहिए क्या? ये मनु जी, बाबर की औलादों से जो आशय है आदरणीय हिमंता बिस्व शर्मा जी का, वो केवल और केवल घुसपैठियों पे है और देश के गद्दारों पे है। तो आप मुझे बताइएगा, देश के गद्दारों पे पिछवाड़े में लात नहीं पड़नी चाहिए? ऐसा आइडेंटिफाई तो नहीं किया गया, ऐसा आइडेंटिफाई तो नहीं किया गया। चुनावी सभाओं में जब जब इस तरह के संकेत दिए जाते हैं तो उसका पूरा मकसद, उसका पूरी मंशा होती है मुस्लिम समुदाय से। आप मानिए इस बात को। नहीं चुनाव में इस तरह की भाषा होनी चाहिए क्या? सुनिए ना, मुझे समय दीजिए ना। हाँ। देखिए, अभी जेएमएम के जो प्रवक्ता है वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। जरा एक प्रश्न मेरा आप अपने माध्यम से पूछ लीजिए। जिन लोगों ने झारखंड ना बनने की कसम खाई थी, जिन्होंने लाख रंगे अपनाए थे झारखंड ना बने, जिन्होंने पता नहीं साम दाम दंड भेद से झारखंड बनने में 60 साल लगा दिए, उन लोगों के संग ये काहे गलवैया कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है, इतनी मजबूत है, तो ये इनको क्या जरूरत है कि आज ये झारखंड के विद्रोहियों के साथ अब लगे हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर आरजेडी के संग? दूसरी चीज, ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें पिछली बार रह गई। हम मानते हैं हमारी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह
लेकिन इस बार झारखंड जो है वो डेमोग्राफिकल चेंज से त्रस्त है। वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की जो अवैध घुसपैठ है उससे परेशानी। एक चीज और देखिए, केंद्र सरकार क्या कर सकती है। सीमा के ऊपर हमारा 10 किलोमीटर का बीएसएफ का दायरा था, उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर हम लोगों ने किया। तब किसने छाती पीटी थी? इन्हीं लोगों ने पीटी थी, चूड़ियां भी इन्होंने तोड़ी थी। और ये लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अपना जमाई बनाकर घर में बैठाते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ देते हैं, उनको आधार कार्ड नकली बनवा के देते हैं, आदिवासियों का हक मारते हैं ये लोग। और जामताड़ा में स्वामीनाथन जायसवाल साहब, ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि फिलहाल विपक्ष में बैठी है वहां पर बीजेपी और एनडीए, लेकिन आपके साथ आपके खिलाफ बहुत सारे मुद्दे। देखिए, सत्ता में आप लोग हैं और सत्ता में आप लोग हैं तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एनडीए प्रमुखता से आपके ऊपर हमलावर हैं। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम के बीच का जो खेल राजनीति का होता है वो भी बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने राष्ट्रीय मंचों पर तमाम राज्यों में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, एक संकेत तो दिया है ना कि मुस्लिम वोट बैंक आपका है और उसके प्रति आपका स्नेह झलकता है। तो इस बात का फायदा अगर बीजेपी उठाती है तो उठाएगी, उसमें क्या गलत है? देखिए मनोज भाई, जिस तरह से अमित शाह जी कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं कि 2 सिलेंडर ईद पर और 2 सिलेंडर उसमें देंगे मुहर्रम में, और कभी होली दिवाली को 22 राज्यों में सरकार है इनकी, वो बोले होंगे कि 2 सिलेंडर फ्री देंगे। वहां मुस्लिमों के 22,000 रुपया खाता में महिलाओं को आएगा। तो ये लोग बांटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मनु जी, ये फर्जी पार्टी आप ऐसी फर्जी बातें कर रही है। कोई योजना तो कर रहा है, कुछ भी नहीं है। हम हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते हैं, ये दोगलापन है, ये दोगलापन है। नेशनल चैनल पर इस पर बात, ये दोगलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। ये दोगले लोग हैं, ये चैनल पे आके दोगले बीच में बन जाते हैं। आगे पीछे उनके घूमते हैं, सुनने नहीं, ये सब दलाल है, ये देश को लुटेरे हैं। धीरज दुबे जी, जिस मुद्दे को बीजेपी के साथी उठा रहे हैं, कांग्रेस के साथी उठा रहे हैं, क्या चुनाव के मुद्दे यही है, या फिर झारखंड की धरती पर झारखंड के गरीब लोग, आदिवासी लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग जो सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखे हुए हैं कि कोई तो आएगा जो दशकों से हमारी पीड़ा को हरेगा? क्योंकि हर चुनाव होते हैं, उस चुनाव में बातें तो चुनावी मंच से की जाती हैं कि गरीबी दूर की जाएगी, आपको मुख्य धारा में लाया जाएगा, लेकिन आज भी झारखंड के आदिवासी उतनी ही दयनीय स्थिति में बने हुए हैं। आज भी उनकी स्थिति वही है, आज भी वो कोयला खदानों में मजदूरी कर रहे हैं, आज भी वो मुख्य धारा में नहीं आ पाए, और आज भी बड़े पैमाने पर झारखंड से पलायन इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पूरी बात रखने का आप मौका देंगे जी, क्योंकि मैं बहुत ही धीरज के साथ, धीरज नाम भी है, और अपनी बातों को सबकी बातों को सुन रहा हूं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि झारखंड के मुद्दे ही होंगे। 29% जहां पे आदिवासी आबादी है, 16% महतो की आबादी है, जहां पे 80% ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे 15% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ऐसे जगह पर यह मुद्दा होता है कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से यहाँ के महिलाओं को 1,000 की राशि जो सीधे उनके खाते में भेजे जा रही है, जो उनको नमक, तेल और पढ़ाई दवाई में काम करेगी। यहाँ मुद्दे हैं कि अब तो ये राशि और बढ़ा दी गई है ना धीरज जी, 2500 कर दी जाएगी ना। दिसंबर से कैबिनेट में पारित हो चुकी है। तो ये टकटकी लोग लगाए हुए हैं कि फिर से हेमंत सरकार बने और हमें 2500 रुपए मिले, ताकि एक घर में अगर 4 महिला है तो 10,000 रुपए सरकार घर में भेजने का काम करेगी, और बच्चों की पढ़ाई इससे होगी, दवाई होगी, वृद्धों का जो है सो मदद मिलेगा। हर तरह से यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ की बच्चियों के लिए किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 8 से लेकर स्नातक की बच्चियों को 40,000 रुपए दिया जा रहा है। केसीसी लोन जिन्होंने लिया था किसान को 40,000 रुपए उनको 2 लाख रुपए तक का माफ किया गया। मैथिल साहब, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप लाडली बहना योजना के जरिए सत्ता में आ गए तो दूसरे लोगों ने भी सीख लिया है ना। आपने वहां पर 1,200 रुपए दिए, यहाँ पर उन्होंने 2,500 मुसलमान अगर कहीं जाना है तो झारखंड में जाके देखिए कि सब लोग कैसे मिलजुल कर साथ में रहते हैं। नया एजेंडा लाएगा बीजेपी प्रवक्ता साहब, कब तक काट की हंडी की चढ़ाओगे? पढ़ाई, शिक्षा और
आप हक पे बात करना चाहते हैं, मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। हमारे बांटने की राजनीति कभी जाति की, कभी धर्म की, कभी उपजाति की। अब एक काम करो, तुम लोग गोत्र पे बांटना शुरू करो इस देश को। एक जाति को गोत्र के आधार पे बांटना शुरू करो, तब तुम्हारी राजनीति अस्थायी रूप से बनी रहेगी। अन्यथा जो तुम्हारा एक काट की हड्डी है ना, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत भारत बहुत की शुक्रिया जनता करेंगे का आपका, नकार- क्योंकि देखिए ये एक बात तो साफ है, अब राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह से एन प्रकार सत्ता में रहनी चाहती, चाहे उनको समुदाय को बांटना पड़े, चाहे उनको जातियों को बांटना पड़े, तो जितना जिसको बांटना पड़े वो बांटेंगे, उन्हें सत्ता में रहना है और कोई भी राजनीतिक पार्टी से परहेज नहीं कर रही है। मैं धीरज जी शुक्रिया आपका करूंगा, मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के